हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारत और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जूलॉजी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो आज से हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिकोड कर लेते हैं कि ये जो चैप्टर का नाम दिया गया है बायोमोलिक्यूल्स, इस चैप्टर के नेम से हम लोग को क्या क्या समझ में आता है। तो देखो, एक वर्ड आता है बायो, एक वर्ड आता है मॉलिक्यूल, और ये दोनों वर्ड मिलकर के ही चैप्टर का नाम पड़ा है बायोमोलिक्यूल। तो देखो, बायो मतलब क्या होता है, लिविंग, और मॉलिक्यूल मतलब ऑब्वियसली मॉलिक्यूल होता है। जब दो एटम्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। सॉरी, दो या दो से ज्यादा एटम्स भी अगर मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो बायो मॉलिक्यूल, बायो मतलब लिविंग और मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल। तो इस चैप्टर के नेम को डिकोड अगर करें तो बायो मतलब क्या होता है, लिविंग, एंड मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल मतलब तो मॉलिक्यूल ही हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस दोनों के अगर डिकोड किया जाए कि लिविंग और मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, तो लिविंग और मॉलिक्यूल्स यहाँ पर देने का मतलब ये होता है कि ऑल द कार्बन कंटेनिंग ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल कहते हैं। अब ये जो सेंटेंस लिखी हूँ, ये जो मैं डेफिनेशन लिखी हूँ, इसकी एक एक वर्ड को समझ। सबसे पहले यहाँ पर आता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या होता है, कंपाउंड मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करते हैं, बट दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं, और फिर क्या बनता है, हम लोग का मॉलिक्यूल बन जाता है, सॉरी कंपाउंड बनता है। जब दो या दो से ज्यादा एटम एक फिक्स्ड रेशियो में, एक फिक्स्ड कंपोजिशन में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन रहता है, जैसे कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन रहता है, जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन रहता है। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन रहते हैं, और वो अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, जैसे हमारे अंदर ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा, हमारे अंदर क्या है, ग्लूकोज होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है कि सबके अंदर कार्बन है। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी कंपाउंड होंगे जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बायोमोलिक्यूल। अगेन समझाती हूँ मैं। बायो मतलब होता है लिविंग, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल ही होता है, जब दो एटम मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करते हैं, बट दे कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो, तो क्या बनते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और ऐसी कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट रहता है, और वो वैसा कंपाउंड अगर हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बायोमोलिक्यूल। अब इसका एनालिसिस कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। एनालिसिस कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर में कितना कॉम्पोजिशन है, हमारे बॉडी के अंदर कितना कॉम्पोजिशन है किसी भी कंपाउंड का, उसके बारे में एनालिसिस करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनालिसिस करेंगे कि जितने भी कंपाउंड जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में प्रेजेंट रहते हैं उसका। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक लिविंग टिश्यू लेंगे। लिविंग टिश्यू कहने का मतलब कोई भी आप लिविंग सेल ले सकते हो, सॉरी टिश्यू लोगे, क्योंकि एक सेल तो ले नहीं सकते हम लोग, तो हम लोग लिविंग टिश्यू लेंगे। अब लिविंग टिश्यू कहाँ से लेंगे, अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप अपन हाथ काट करके दे दो लिविंग टिश्यू। आप किसी भी पेड़ का पत्ता ले सकते हो, ऑब्वियसली जो लिविंग होगा उसको आप ले सकते हो। आप बोलोगे मेरे घर के पास तो पेड़ ही नहीं है, तो आपके घर में कोई भी सब्जी वगैरह होगी, कोई भी फल होगा, वो सब क्या है, वो सब भी एक लिविंग टिश्यू है। उसको आप एक पीस उसका ले लोगे, और उसको फिर किस चीज में मिक्स करोगे, अभी मैं उन सबको लिखवाऊंगी। उसको हम लोग मिक्स करते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। मतलब कि जैसे देखो, एप्पल का मैं छोटा सा पीस ले, फिर उसको किस चीज में मिक्स कर दी, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड।
ठीक है, फिर उसका क्या बनाएंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे, उसका क्या बना लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। और वैसे अगर एनसीईआरटी में देखो तो वहां पर लिखा है मोटल एंड पेसल का यूज करके, मतलब कि वो नहीं होता है घर में जिसमें अदरक को ऐसे कुचा जाता है, हाँ तो उसी में डालकर पेस्ट बना लिया जाएगा। और फिर पेस्ट को क्या करेंगे, वो जो पेस्ट बनता है उसको एक कॉटन क्लॉथ में रख दिया जाता है, और फिर उसको निचोड़ देते हैं, जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय छन्नी रखिए, फिर चाय को छानते हैं। तो एक पार्ट वो होता है चाय होता है जो कि कप में आ जाती है, और दूसरा वो होता है चाय पत्ती जो कि छन्नी के ऊपर में रह जाती है। ठीक वैसे ही अगर उस पेस्ट को हम लोग कॉटन क्लॉथ से पास करवाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जो उस कॉटन क्लॉथ को क्रॉस कर जाएंगे, लिक्विड मटेरियल होंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो उसी को हम लोग फिल्ट्रेट कहेंगे। ठीक है, और जो बच जाएगा कॉटन क्लॉथ में उसको हम लोग रिटर्नटेट कहेंगे। जो क्रॉस कर लेगा, ऑब्वियसली कॉटन क्लॉथ जो है उससे वो छोटा साइज होगा तभी वो क्रॉस कर पाएगा, तो जो क्रॉस कर लेता है उसको हम लोग कहते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल, और जो क्रॉस नहीं करता है उसको हम लोग कहते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अब इन सबको मैं लिखवाऊंगी कि माइक्रो मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है। उसके बाद थर्ड चीज कि जो क्रॉस कर लेता है, अब जैसे देखो कि चाय को मैंने चाय छान लिया, ठीक है, तो चाय को अगर हम लोग पानी में मिक्स करेंगे तो क्या वो मिक्स हो जाएगा, ऑब्वियसली वो मिक्स हो जाएगा। बट वही अगर चाय पत्ती को मैं पानी में मिक्स करूंगी तो क्या वो मिक्स होगा, नहीं मिक्स हो पाएगा। अगर कोई बोला कि नहीं वो तो मिक्स हो जाती है, तो कुछ देर के बाद अगर छोड़ोगे तो चाय पत्ती नीचे जल के बैठ जाएगी। ठीक है, तो वो क्या, इसका मतलब वो मिक्स नहीं होगा। तो जो मिक्स नहीं हो पा रहा है उसको क्या कहेंगे, जो मिक्स नहीं हो पा रहा है उसको हम लोग कहेंगे कि वो इनसॉल्युबल है, वो सॉल्युबल मतलब कि वो पानी के साथ मिक्स नहीं होगा। और जो मिक्स हो जाएगा उसको सॉल्युबल कहेंगे, जैसे चाय जो छन्नी को क्रॉस कर ली ऑब्वियसली वो पानी में मिक्स हो जाएगा तो वो सॉल्युबल होगा। और वो जो चाय पत्ती थी वो पानी में मिक्स नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक वैसे ही वो जो पेस्ट था, पेस्ट जो क्रॉस कर लिया था उस कॉटन क्लॉथ को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे एसिड सॉल्युबल फूड। वो क्या हो सकता है, किसी को एसिड में घुल सकता है, बट जो क्रॉस नहीं करेगा उसको हम लोग कहेंगे एसिड इनसॉल्युबल फूड। अब इन सब के बारे में हम लोग लिखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, टेक अ लिविंग टिश्यू, कैसे करके एक्टिविटी है, कैसे करना है उसके बारे में बता दूं। टेक अ लिविंग टिश्यू, मिक्स इट विथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में उसको हम लोग मिक्स कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट ये लिखते हैं, यूजिंग मॉर्टल पेसल मेक इट इट paste and filter it with cotton cloth। तो इसको कॉटन क्लॉथ से हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। अगेन मैं इसको समझा देती हूँ क्योंकि मैं अभी जस्ट बताई थी, बट फिर भी एक बार समझा देती हूँ। यहाँ पर मैं लिखी हूँ, टेक है लिविंग टिश्यू, एक लिविंग टिश्यू को लेना है। लिविंग टिश्यू में आप किसी भी चीज को ले सकते हो, वैसे अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पर लीवर भी लिखा हुआ है, लीवर को ले लो, खुद का लीवर नहीं लेना है, किसी भी एनिमल्स का ले सकते हो आप, या किसी भी लिविंग टिश्यू में आप कोई भी लीफ वगैरह ले सकते हो। घर में अगर कोई वेजिटेबल है वो ले सकते हो तो ऑब्वियसली वो भी लिविंग टिश्यू है। कोई फ्रूट्स वगैरह है वो भी ले सकते हो, वो भी एक लिविंग टिश्यू है। फिर उसको किस चीज में मिक्स करना, उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में मिक्स करना है। किसमें मिक्स करना है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। फिर मिक्स करने के बाद उसका क्या करना है, पेस्ट बना लेना। फिर पेस्ट बनाने के बाद उसको कॉटन क्लॉथ में रखना है, उसको निचोड़ देना है। ऑब्वियसली उसमें कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो कि उस कॉटन क्लॉथ को क्रॉस कर जाएंगे, जो कॉटन क्लॉथ को क्रॉस कर जाते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे जब रसगुल्ला वगैरह बनाई जाती है तो उसको क्या करता है ना, वही जो फटा हुआ दूध जो रहता है उसको वैसे ही कॉटन क्लॉथ में डाल दिया जाता है, फिर उसको निचोड़ा जाता है, तो पानी एक साइड चला जाता है और वो जो फटा हुआ दूध रहता है वो एक साइड रह जाता है। ठीक है, जो सॉलिड मटेरियल होते हैं वो एक साइड रह जाता है। ठीक वैसी भी उसको भी निचोड़नी है, तो उसमें से कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जो कि एक साइड चले जाएंगे और दूसरा कुछ ऐसा वो जो कॉटन क्लॉथ में रह जाएगा, जो उस कॉटन क्लॉथ को क्रॉस कर लेगा। जो उस कॉटन क्लॉथ को क्रॉस कर लेगा तो वो क्या हुआ,
अगर कॉटन क्लॉथ क्या कर रहा है, वहां पर एक फिल्टर का काम कर रहा है। अगर कोई भी जिस फिल्टर को क्रॉस कर लेगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिल्टरेट कहेंगे। और जो क्रॉस नहीं करेगी उसको हम लोग रिटर्नटेट कहेंगे, क्योंकि वो उस कॉटन क्लॉथ को क्रॉस नहीं कर पाया, वो उसी जगह पर रिटेन हो पाया, इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिटर्नटेट। अब इसके बारे में जस्ट दिखाते हैं। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, जो भी सब्सटेंस उस कॉटन क्लॉथ को क्रॉस कर जाएगा या जो क्रॉस नहीं करेगा, वहां पर कितने कंपोनेंट्स निकल के आते हैं, दो कंपोनेंट्स निकल के आते हैं। एक जो कॉटन क्लॉथ को क्रॉस कर जाता है, जो फिल्टरेट होता है, और एक जो बच जाता है, वो डिटेंटेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, पेस्ट जो होता है इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। एक कौन हो जाता है, एक होता है रिटर्नटेट, 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 और एक होता है फिल्टरेट, फिल्टरेट। एक होता है रिटर्नटेट, एक होता है फिल्टरेट। रिटर्नटेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिटर्नटेट को ही हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। और इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल, इनसॉल्युबल पूल कहते हैं। फिल्ट्रेट कहते हैं इसको, इसको क्या कहेंगे, बायो, पहले एसिड, और इसके साथ क्या कहते हैं हम लोग, इसको बायो, बायो माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल। फिल्टरेट क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉटन क्लॉथ एक फिल्टर का काम करता है, और वो जो पेस्ट के कुछ ऐसे सब्सटेंस रहते हैं, कुछ ऐसे अमाउंट होता है जो कि उस कॉटन क्लॉथ को फिल्टर को क्रॉस कर जाता है, इसलिए उसको फिल्टरेट कहते हैं। और जो क्रॉस नहीं कर पाता उसको हम लोग रिटर्नटेट कहते हैं। सेकेंड, कि जो फिल्टरेट होता है, ये होता है एसिड सॉल्युबल पूल, वो क्रॉस कर जाता है। जैसे चाय पत्ती, अगर चाय बनाते हैं हम लोग, तो चाय को जब छानते हैं तो जो चाय रहती है उसको हम पानी में घोलेंगे तो वो घुल जाएगी, बट जो चाय पत्ती रहेगा वो पानी में नहीं घुल पाएगी। ठीक वैसे जो फिल्टरेट होता है, जो उस कॉटन क्लॉथ को क्रॉस कर लेता है, वो पानी में घुल जाता है, इसलिए उसको एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं। सॉल्युबल मतलब जो घुल जाता है। बट दूसरा जो कि कॉटन क्लॉथ को क्रॉस नहीं कर पाता है, वो क्या होता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल, क्योंकि वो एसिड में मिक्स ही नहीं हो पाती। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो फिल्टरेट होता है उसको हम लोग कहते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल। यहाँ पर वर्ड आ रहा है माइक्रो, मतलब कि बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो देखो कि कॉटन क्लॉथ का अगर लिया जाए, या बटर क्लॉथ या चीज क्लॉथ लिया जाए, तो वो क्या होगा, उसका छेद बहुत छोटा छोटा, ऑब्वियसली बहुत छोटे छोटे छेद होंगे। अगर उसको क्रॉस कर पा रही है, मतलब कि उसका जो क्रॉस कर रही है उसका साइज और भी बहुत ज्यादा छोटा होगा। कॉटन क्लॉथ से जो, या जो बटर क्लॉथ लिए हैं उससे भी साइज उसका छोटा होगा, तभी तो क्रॉस कर पा रही है। तो जो क्रॉस कर रही है उसको हम लोग कहते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। बट जो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्वियसली उसका साइज बड़ा होगा। अगर चाय छानने ले, चाय को छान ले, चाय पत्ती क्यों नहीं छाना पाती, चाय पत्ती क्यों नहीं आर पार जा पाती है, क्योंकि उसका छन्नी का अंदर जो छेद रहते छोटे छोटे, उससे बड़ा साइज रहता है उस चाय पत्ती का, इसलिए वो नहीं छना पाती है। ठीक है, इसलिए वो चाय छन्नी को क्रॉस ही नहीं कर पाती है। ठीक वैसे ही जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स या जो रिटर्नटेट होता है, वो उस कॉटन क्लॉथ को क्रॉस ही नहीं कर पाता है, इसलिए उसको हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो कि अब रिटर्नटेट के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि इसका साइज या कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ठीक वैसे ही इसका भी लिखेंगे। फिर इसके अंदर कितने सारे कंपोनेंट्स आते हैं, इसके अंदर कितने सारे कंपोनेंट्स आते हैं, उसके बारे में लिखेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये जो रिटेंटेट होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, या हम लोग साइज भी कह सकते हैं, साइज इज मोर देन 10,000 डाल्टन। यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10,000 डाल्टन से बड़ा होता है। ठीक है, बट वही अगर फिल्टरेट का कहा जाए, तो मॉलिक्यूलर वेट
या साइज इज लेस देन 1000 डाल्टन, बट इसका 1000 डाल्टन से कम होता है। अगर रेंज कहा जाए, रेंज 18 to 800 डाल्टन, 18 से 800 डाल्टन तक इसका रेंज होता है। अगेन बता देती हूँ, जो फिल्टरेट होता है, जो क्रॉस कर लेता है उस कॉटन क्लॉथ को, फिल्टर को जो क्रॉस कर लेता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट या कहा जाए साइज जो होता है वो 1000 डाल्टन होता है या 1000 डाल्टन से कम होता है हमेशा। अगर रेंज कहा जाए तो रेंज 18 से लेकर के 800, 18 to 800 डाल्टन इसका रेंज रहता है। बट जो रिटेंटेड रहता है ऑब्वियसली उसका साइज बड़ा होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट या कह सकते हैं साइज जो होता है वो 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा रहता है। इसका 1000 डाल्टन से कम और इसका 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा वेट रहता है। ठीक है, 10,000 डाल्टन से ज्यादा इसका वेट रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इट हैज ओनली 4, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 कंपोनेंट होते हैं और इसी के बारे में इस बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है उसमें इसी 4 कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट कौन सा होता है तो शुगर। सेकंड कौन सा होता है, सेकंड होता है प्रोटीन। थर्ड होता है न्यूक्लिक एसिड। एंड फोर्थ एंड लास्ट कौन सा होता है, लिपिड। लिपिड बहुत ही अजीब है, इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे, पहले इसमें लिख लेते हैं। इसमें देखो, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, हजारों इसमें कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि इट कैन बी थाउजेंड ऑफ, या लिख देते हैं हंड्रेड ऑफ कंपोनेंट, या थाउजेंड भी लिख सकते हैं। इसमें हजार या कह सकते हैं कि 100 से भी ज्यादा इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, हजारों से भी ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि इसमें कौन सा हो जाता है, इसमें हो जाता है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, या कह सकते हैं सिंपल शुगर, सिंपल न्यूक्लियोटाइड एक्सेट्रा, all simple components present here are, जितने भी सिंपल कंपोनेंट्स होते हैं वो फिल्ट्रेट में प्रेजेंट रहते हैं, और बट इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही कंपोनेंट्स होते हैं। अगेन मैं बताती हूँ, जो रिटेंटेट होता है, रिटेंटेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 ही कंपोनेंट्स होते हैं। वो 4 कौन कौन सा होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर के बाद दूसरा होता है प्रोटीन, प्रोटीन के बाद थर्ड कौन सा होता है, एक होता है न्यूक्लिक एसिड, और फोर्थ होता है लिपिड। ये 4 ही कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है उसमें इसी चारों कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। सेकेंड होता है फिल्ट्रेट, ऑब्वियसली वो छोटा छोटा रहेगा, मतलब कि अगर देखो कि अगर हम लोग को बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाना है तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है वो मिल करके बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएगा। मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे फिल्ट्रेट मिल करके एक रिटर्न बनाएगा, क्योंकि इसमें सिंपल कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि देखो कि हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स शुगर देखिए, कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ रहता है, वो छोटे छोटे कंपोनेंट से बना रहता है, वो सिंपल शुगर से। कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपल शुगर से बनी हुई रहती है। हम लोग ये जानते हैं कि प्रोटीन किससे बना हुआ रहता है, एमिनो एसिड। तो यहाँ पर रिटर्न स्टेट में प्रोटीन आ जाता है, बट वही फिल्टर रेट में क्या आता है, एमिनो एसिड, छोटे छोटे एमिनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन बनता है। इसमें आ जाता है न्यूक्लिक एसिड, रिटर्न स्टेट में आता है न्यूक्लिक एसिड, और इसमें क्या आता है, इसमें आता है न्यूक्लियोटाइड। तो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं।
और इसी सब के बारे में, कॉम्प्लेक्स शुगर के बारे में, प्रोटीन के बारे में, फिर लिपिड न्यूक्लिक एसिड के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले। बट देखो यहाँ पर मैं क्या की हूँ, यहाँ पर मैं लिपिड को क्या कर रही हूँ, लिपिड को एक घेरे में बंद कर। ऐसा क्यों की? क्योंकि लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये डायरेक्ट लाइन लिखा हुआ है कि लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल। लिख देती हूँ उसको भी मैं यहाँ पर, लिपिड इज नॉट strictly a bio macro molecule। लिपिड स्ट्रिक्टली एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं है। अब क्यों नहीं है, अभी हम लोग जस्ट समझने वाले। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग ये पढ़े कि पेस्ट जो होता है, पेस्ट को टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया। टू पार्ट्स में क्लासिफाई करने पर कौन आया, एक आया फिल्ट्रेट जिसको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिसको और क्या कहते हैं, जिसको एसिड सॉल्युबल फ्लूइड कहते हैं। दूसरे साइड में क्या आया, डिटेंटेड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड इंसॉल्युबल फ्लूइड या बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो फिल्ट्रेट होता है इसका साइज या मॉलिक्यूलर वेट कहा जाए तो वो 1000 डाल्टन से भी कम का होता है। रेंज 18 to 800 डाल्टन दिया गया है। बट यही जो होता है, जो रिटेंटेड जो होता है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट या साइज होता है वो 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो फिल्ट्रेट होता है उसमें हजारों कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जिसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स सामान होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस से ही मिलकर बनते हैं, और जितने भी सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है वो सारे फिल्ट्रेट में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखी हूँ कि प्रोटीन, तो प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है, तो एमिनो एसिड एक फिल्ट्रेट हो गया, प्रोटीन एक क्या बन गया, प्रोटीन एक रिटेंटेट बन गया। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स शुगर लिखी, तो कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपल शुगर से बनता है, सिंपल शुगर फिल्ट्रेट हो गया, कॉम्प्लेक्स शुगर रिटेंटेट हो गया। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर फाइंड करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाई लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली अ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। क्यों लिपिड जो होता है वो एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं होता है। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं हुआ मतलब क्या हुआ कि वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आएगा। तो ऐसा क्या है, क्यों इसको ऐसे कहा जाता है? तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि लिपिड प्रेजेंट कहाँ होता है। तो मैं सेल चैप्टर पढ़ाई हुई थी, मैं वहां पर बताई थी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन, तो ये क्या, ये है सेल मेम्ब्रेन, और इसमें क्या होते हैं कि लिपिड कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, कुछ ऐसे करके लिपिड पूरे बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंट हुआ रहता है। ठीक है, अब ये जो मैं बना रही हूँ ये है क्या, यहाँ पर एक बनाते हैं, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट रहता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिपिड, जिसमें ये होता है हेड और ये होता है टेल। जो हेड होता है ना, हेड क्या होता है कि वो हाइड्रोफिलिक रहता है। हेड क्या होता है, हेड होता है हाइड्रोफिलिक, और ये टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब होता है कि पानी से प्यार होना, मतलब कि वो पानी के कांटेक्ट में रहता है। और हाइड्रोफोबिक ऑब्वियसली आप जानते हो, फोबिया, हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, जिसको पानी से डर लगता है, पानी से वो खुद को बचाता है। तो हेड जो होता है उसको पानी से प्यार होता है, टेल को पानी से नफरत रहती है, पानी से वो डरता है। जैसे कि हम लोग गर्मी में पानी से बहुत अच्छा रहता है, बट ठंड में पानी से डर लगती है। ठीक वैसा ही होता है, हेड को पानी से प्यार रहता है, बट टेल को पानी से डर लगता है। ठीक है, तो इसीलिए ही कुछ ऐसे करके अरेंज रहता है कि देखो अगर ये सेल है, यहाँ पर ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, और हम लोग जानते हैं ये एयर है, एयर के अंदर ऑब्वियसली मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर होगा मतलब कि उसके अंदर पानी होगी। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो आउटसाइड इन्वायरमेंट में पानी है, बट सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, प्लाज्म मतलब ही होता है वाटर, तो सेल के अंदर भी तो पानी ही हुआ। तो इसलिए वो कुछ इस तरीके से अरेंज रहता है कि दोनों तरीके से उस तरफ से हेड रहता है और बीच में उसका टेल छिपा हुआ रहता है, क्योंकि टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक रहता है। और ये जो ऐसे करके अरेंज है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाय लेयर कहते हैं, दो लेयर में अरेंज है इसलिए इसको बाय लेयर कहते हैं।
तो लिपिड जो होता है वो बाइल लेयर में प्रेजेंट रहता है। अब देखो एक बात बताओ कि जब हम लोग इसको मोटर और पेसल मिक्स का अगर कहा जाए कि इसका अगर अगर इसको पेस्ट बनाएंगे, ऑब्वियसली क्या उसका सेल मेम्ब्रेन जो होगा क्या वो डिस्टर्ब होगा, क्या सेल मेम्ब्रेन भी टूट जाएगा। ऑब्वियसली अगर पेस्ट बना रहे हैं तो वहां पर जो टिश्यू है वो टिश्यू टूटेगा, टिश्यू के अंदर जो सेल रहेगी वो सेल भी टूटेगी। क्या अगर सेल टूटेगा तो सेल टूटने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से सपोज करो कि ये सेल अगर टूट गया, ये तो सेल ऐसे कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। जहां पर यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर हेड ही प्रेजेंट है, नीचे का टेल क्या हुआ, नीचे का टेल गायब हो गया। क्या ऐसे करके कभी सेल प्रेजेंट हो सकता है? क्या ऐसे करके कभी लिपिड प्रेजेंट होगा? नहीं प्रेजेंट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो लिपिड होता है ये होता है इसका टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक, और ऑब्वियसली इसको पानी से डर लगेगा तो ये क्या बनने लगा, अगेन ये वेसिकल बना देगा। ये क्या करेगा कि कुछ इसके बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, दोनों साइड से ये बना लिया है। बाइलेयर यहाँ पर भी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी ये बाइलेयर? क्योंकि तेल को पानी से डर लगता है और ये पानी से हमेशा हटके ही रहेगा। जैसे देखो अगर यहाँ पर मैग्नेट रखोगे और यहाँ पर कोई आयरन रखोगे, आप कितना भी कोशिश कर लो कि ये इसमें ना चिपके, ऑब्वियसली उसमें जैसे चिपक ही जाएगा। ठीक वैसे इसको पानी से डर लगता है और यह पानी से खुद को बचाने के लिए क्या करेगा कि जब भी आप उसको कितने भी टुकड़ों में तोड़ोगे वो हमेशा एक बाई लेयर बना देगा। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो लिपिड होता है वो एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। बट अगर एक लिपिड की बात किया जाए, अगर ये एक लिपिड जिसमें एक हेड हो और एक टेल हो, अगर इसका बात किया जाए तो इसका जो वेट रहता है, इसको जो साइज रहता है वो 1000 डाल्टन से कम रहता है। उसका रेंज 1800 से 18 टू 800 रहता है। बट क्योंकि ये अकेला नहीं एग्जिस्ट करता, ये हमेशा एक वेसिकल के फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन में एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली ये अगर एक वेसिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसका साइज जो होता है वो 1000 डाल्टन से ज्यादा हो जाता है। बस इसी को हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। इज लेस देन 1000 डाल्टन। एक सिंगल लिपिड, अगर एक लिपिड का अगर साइज देखोगे तो 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है। बट इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ वेसिकल is more than क्या होता है कि अगर सिंगल लिपिड की बात किया जाए तो वो 1000 डाल्टन से कम होता है, 1000 डाल्टन से कम होता है, बट वो हमेशा एक वेसिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उसका साइज क्या हो जाता है 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल रहा हो तो प्लीज कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।